गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 68वीं वीडियो 10th क्लास की हमारी चल रही है और प्रश्नावली नंबर 3.4 हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में जब हम काम कर रहे हैं तो आप देखिए एक बार कि हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, द्विघातीय सूत्र के बारे में आपको बता दिया। उससे पहले हमने पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बता दिया। उससे पहले जब चल रहा था उसमें गुणनखंड विधि के बारे में बता दिया। तो 3 प्रकार की विधियाँ हमारे पास आ गई गुणनखंड करने की, कि जब हम कोई द्विघात समीकरण है और उसके टुकड़े करने हैं तो उसके 3 विधियाँ हमारे पास हैं। पहली विधि कौन सी थी? पहली विधि थी गुणनखंड द्वारा हल करना, दूसरी विधि थी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना, अब तीसरी विधि ये वाली है धराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हुए काम करना है। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे के तीसरे तक। अब कर रहे हैं हम चौथे से शुरुआत कर रहे हैं। तो दूसरे का चौथा, अब दूसरे का चौथा है तो देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 और x बराबर 0 होता है। अब क्या करेंगे, जब ये पैटर्न हमारे पास आया तो देखिए जो अभी तक हम काम कर रहे थे उसमें तो हमें फिर भी गुणा करना पड़ रहा था, टुकड़े करने पड़ रहे थे, पूर्ण वर्ग विधि के हिसाब से सॉल्व करना पड़ रहा था, तो बहुत कुछ काम था। अब कुछ भी काम नहीं है। एक द्विघात समीकरण ये आपको दे रखी है, इसकी मानक समीकरण जो आपको दे रखी थी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर a बराबर आ गया √2 और b बराबर आ गया 7 और c बराबर आ गया 5/2। ये ABC की वैल्यूज़ हैं, है ना, प्लस माइनस, प्लस में ही है सभी, माइनस नहीं है। उसके बाद में अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपको याद हो गया होगा तो यहाँ लिख दीजिए, बार बार बोल बोल के लिखना है। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सूत्र तो याद होना ही चाहिए, है ना। और ये मतलब ऐसा फॉर्मूला है जो दिखने में ऐसा छोटा सा लगता है, लेकिन ये कई बार सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया था एक बार। तो सीधा सीधा बस फार्मूले का नाम ही पूछ लिया था कि फार्मूला ये है और इसके 4 ऑप्शन दिए भी, कौन सा सही है इनमें से। तो श्री धराचार्य सूत्र से, आप धराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं इसको, है ना, बता चुके हैं हम इसके बारे में सारी बातें। तो सूत्र क्या था? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें मान रखते हैं। तो x बराबर -b मतलब ये वाला, तो माइनस का 7, फिर प्लस माइनस √b² मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, 4 a की जगह पर √2 और c की जगह पर 5√2 और अपॉन में 2a की जगह पर 2√2। सही है, ये मान हमने रख दिया इसमें। फिर x बराबर, यहाँ तो आ गया -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर कर देंगे, 49 हो जाएगा, माइनस देखिए 5 दूनी 10 हो गया, इनका गुणा करते हैं तो 10 आता है। वो 5 मतलब √2 का √2 से गुणा किया तो 2 आ गया ना, 2 पंजे 10 हो गए और 10 का 4 से गुणा कर दिया, 40 हो गया और अपॉन में 2√2 हो गया। इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x बराबर -7 प्लस माइनस √9 और बटे 2√2। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है x बराबर -7 प्लस माइनस 3 और 2√2। अब एक बार इसको प्लस में ले लेना, एक बार माइनस में ले लेना, ये आप कर ही लेंगे, कर लेना इसको पूरा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मैं यही कर देता हूँ, 5वां भी साथ में। नंबर 5वें में ये स्थिति हमारे पास आई है x² प्लस 4x प्लस 5। तो x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तरीका भाई कोई नयापन नहीं है, कुछ नया काम नहीं है। तो a बराबर तो 1 होगा, b बराबर 4 होगा और c बराबर 5 होगा। फिर इसके बाद हल करते हैं तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन 2a, इसमें मान रख दिया। तो वैल्यू क्या आएगी? x बराबर -b मतलब -4 प्लस माइनस √b² की जगह पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 5 और अपॉन में 2a की जगह पर 1 हो गया। फिर x बराबर ये हो गया -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये हो गए 20
तो माइनस का 20 अपॉन में 2 आया। अब देखिए थोड़ा सा एक पैटर्न यहाँ चेंज हो रहा है कि x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचता है, 16 माइनस 20 आ रहा है। जब 16 माइनस 20 करेंगे तो क्या कंडीशन है, माइनस का 4 बचता है ना। -4 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। अब आपको याद आ गया होगा मैंने क्या कहा था कि अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर -4 आता है ना, अंडर रूट के अंदर यदि कभी भी -4 का मतलब ये पर्टिकुलर 4 की बात नहीं कर रहे हैं, माइनस की बात कर रहे हैं। अगर अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या के साथ यदि माइनस आ जाता है तो इसके जो मूल होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स क्या होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक हैं तो हम इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि ये 10th लेवल के कोर्स से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास होती है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए नंबर 6। तो इनको देखिए पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो इनको मिटाता हूँ, फिर नंबर 6 देखिए। 6 में कोई ख़ास बात है, एक बार मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो एक बार ज़रूर देखा करिए कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये काम समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये द्विघात समीकरण है, पहले तो यही देखिए। नंबर 6 है, नंबर 6 में 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 तो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 और बराबर 3, ये स्थिति आ रही है। तो पहली कंडीशन तो यही बनती है, पहले आपको तो यही जांच करनी है क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होगा जब तो द्विघाती सूत्र लगेगा। तो पहली बात तो यही है कि द्विघात समीकरण है ही नहीं, है ना। पहली कंडीशन तो यही आ रही है। अब सबसे पहला काम ये है कि इसको द्विघात समीकरण बनाएं। कैसे बनाएं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो यहाँ से पहले इसका एलसीएम लिया तो x माइनस 2 हो गया, फिर उसके बाद x से x कट गया, x माइनस 2 आया, x माइनस 2 का 1 से गुणा किया, x माइनस 2 माइनस, फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x बचा, x का गुणा 1 से कर दिया बराबर 3। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। ये इससे गया, कैंसिल हो गया ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट गए माइनस। और यहाँ इनको हम अंदर गुणा कर लेते हैं, x² माइनस 2x और बराबर 3। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब वज्र गुणन बन रहा है। ये जो x² माइनस 2x है ये हट के यहाँ पे आता है, यहाँ पे गुणा होगा तो वैल्यू हो गई -2 बराबर 3, x² माइनस 2x। इनको सॉल्व कर दिया, -2 बार चल ही रहा है, इसको हल किया 3x², इसको हल किया माइनस का 6x। अब ये -2 उधर भेज देते हैं क्योंकि देखिए पक्षांतरण किस तरफ होता है, जिस तरफ x² प्लस होता है उस तरफ पक्षांतरण होगा। तो यहाँ पे मैंने ये रूल बताया था आपको कि जब उसमें 2 x² आ रहे थे, कहीं पर इधर भी x² था इधर भी x² था, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि जिस तरफ ज़्यादा x² होगा पक्षांतरण उस तरफ होगा, बाकी और किसी को नहीं देखना, केवल हाईएस्ट पावर जो आती है ना उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस होनी चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो x² यहाँ पर है 3x², ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव वाले को इधर भेज देंगे तो ये वैल्यू बन जाती है 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है हमारे पास। अब जब हम इसमें काम करते हैं तो देखिए क्या कंडीशन आती है। इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग, अब सीधा समीकरण बन चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र से पहले ABC ले लीजिए। A का मान 3 है, B का मान है -6 और C का मान है प्लस का 2। फिर यहाँ लिखते हैं श्री धराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ लिख देते हैं इसको। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। x² बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मान रख दिया। अब जब इसके लिए काम करते हैं, इस वाले के लिए, तो क्या काम होगा और कैसे होगा, पहले तो ये देखिए
कि जब हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो पहले ये जो वैल्यूज़ हैं बस इसमें रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो x बराबर माइनस बी की जगह पर -6 है तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पर -6 का स्क्वायर हो गया, -4ac तो 4a की जगह पर हो गया 3 और c की जगह पर हो गया 2 और अपॉन में 2a, 2 गुणा 3। इनको सॉल्व करिए तो x बराबर ये तो प्लस का 6 हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गए। इसको हल करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 12 दूनी 24 अपॉन में 6 आ गया। ठीक है, ये स्थिति बन जाती है। फिर इसका हल कर देते हैं तो x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 गए 12 बच गए अपॉन में 6 आ गया। सही है ना, 36 माइनस 24 करेंगे 12 आ जाएगा और बटे में 6 आ रहा है। अब या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन अब ये कंडीशन और बन सकती है कि ये जो रूट 12 है इसके भी टुकड़े हो सकते हैं। रूट 12 के टुकड़े क्या होते हैं, देखिए रूट 12 को अगर हम हल करते हैं तो रूट 4 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर चल रहा है 4 गुणा 3 हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये हट के बाहर आ जाएगा, तो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 रूट 3 होगा। भाई 3 का तो हो नहीं सकता, 3 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता ही नहीं है, 4 का तो बनता है, 4 बाहर आ गया तो 2 बन गया और रूट 3 का करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, तो 2 रूट 3 बना। अब इस 2 रूट 3 को यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाता है x बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटे 6। 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटे 6। इससे इसको काट दिया, हो गया ना भाई, 2 से ये कट जाएगा, 2 से कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 2 से इसको काटा तो ये वैल्यू बन जाती है x बराबर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस माइनस चल रहा है। अब इस 3 को अलग अलग कर दीजिए दोनों के साथ में, तो ये 3 को अलग अलग कर देते हैं तो x बराबर 3 के बटे में 3 आएगा तो 1 हो जाएगा, रूट 3 के बटे में ये आएगा तो रूट 3 बटा 3 तो 1 बटा रूट 3 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये आंसर आता है प्लस माइनस करने पर, क्योंकि जुड़ेगा तो है नहीं। हम प्लस माइनस क्यों छोड़ रहे हैं बीच में, देखिए कई बच्चों ने पहले मुझसे कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं कि कभी तो मैं इसको पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव लेके हल कर देता हूँ, है ना, दोनों के मान निकाल लेता हूँ, और फिर कभी इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर प्लस और माइनस करने पर किसी संख्या का पूर्णतः हल निकल रहा है, रियल नंबर में कोई इसका मान आ रहा है, हालांकि खैर ये भी रियल नंबर आएंगे, लेकिन ये ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो डेली लाइफ में हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका तो बिल्कुल ही हल नहीं निकलता। जैसे अभी इससे जस्ट पहले वाला हमने किया था, काल्पनिक वाला आया था, तो इमेजिनरी आ रहा है तो उसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही कर देना है और इसी के साथ बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट 6 थे और कंप्लीट हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए 3 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़े से भाषा वाले सवाल हैं, तो इन भाषा वाले क्वेश्चंस को हमें बहुत आराम से और तरीके से समझते हुए करना है। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये जो भाषा वाले क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर ये जो पूछताछी वाली संभावना ज़्यादा रहती है, और बोर्ड में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अक्सर पूछे गए हैं कि जो कंडीशन आपको दी गई है यहाँ पर कि भाई एक बार तो आप कर रहे हैं इस प्रकार से सिंपल कंडीशन में, और एक बार कर रहे हैं हम उसको भाषा के रूप में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के बारे में। जब तक भाषा समझ में नहीं आती है तब तक आप उसको आगे नहीं चल सकते। भाषा को किसी समीकरण में कन्वर्ट करना ये सबसे बड़ा मुसीबत का काम है, लेकिन केवल मुसीबत उन्हीं के लिए है जिनको भाषा समझ में नहीं आ रही। जिनको भाषा समझ में आ गई उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। आप देखिए बड़ा सिंपल काम है, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं इस काम को, पूरा ध्यान से समझिए, इसको समझने का खेल ज़्यादा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत और विषम भी होने चाहिए और क्रमागत भी होने चाहिए, तो एक के बाद एक आ रहे हैं। एक तो होता है क्रमागत, केवल क्रमागत। अगर केवल क्रमागत कहता है तो एक के बाद एक आने वाली संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तब अगर हमने पहली संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या को x+1 मानेंगे, तीसरी को x+2 मानेंगे, एक एक की वृद्धि होगी। लेकिन अगर उसने कहा कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक, विषम चाहिए, क्रमागत भी चाहिए और विषम भी चाहिए, तो जैसे 1 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, तो इनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, 2-2 का अंतर आया।
1 के बाद 3 आया तो 2 का अंतर, 3 के बाद 5 आया फिर 2 का अंतर, 5 के बाद 7 आया 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर चल रहा है ना। तो वही 2 का अंतर हमारे x में भी आना चाहिए। x अगर हमने पहला माना है तो दूसरा x+2 होगा, फिर तीसरा x+4 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ा दिए, ऐसे करना है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमने मान लिया कि माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x है और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक y नहीं x+2 है ना। विषम है, धनात्मक है, तो विषम संख्याओं में 2 का अंतर रहेगा। जैसे 1 बताया, 3 बताया, 5 है ना, तो इनमें सब में 2 का अंतर है। तो अगर पहली संख्या को हमने विषम मान रखा है, पहली संख्या अगर विषम है तो दूसरी संख्या भी विषम रहेगी, तो वो x+2 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार स्थिति क्या है? प्रश्नानुसार है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग x² x+2 का स्क्वायर बराबर होगा 290। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 290। अब इनको हल कर दीजिए, ये आ जाता है x², इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 290। a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया तो a² आ गया, b² आ गया और 2ab आ गया। पहले इन दोनों का गुणा करिए, फिर 2 से और गुणा करिए उसको, है ना, तो ये वैल्यू बन जाती है। अब क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? x², 2x², यहाँ से आ गया 4x, यहाँ से आ गया 4 बराबर 290। 4 को उधर भेज दिया, नहीं 290 को इधर ले आओ, पक्षांतरण नहीं करना है हमें। x² प्लस 4x, इसको इधर ले आए तो आप देखिए 290 है और इधर 4 आ रहा है, तो यहाँ तो प्लस का 4 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 290 बराबर 0। 290 में से 4 कट गए तो 2x² प्लस 4x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 286 बराबर 0, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब बताइए, सही है बिल्कुल। अब इनमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, द्विघात समीकरण तो बन चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, द्विघात समीकरण छोटी हो जाएगी, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कॉमन निकालते हैं तो देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 286 आ रहा है, तो 2 से तो विभाजित हैं ही सारी संख्याएं। 2 को निकाला, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 2 हट के उधर चला गया, ख़त्म हो गया, बचा क्या? x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। सही है। फिर उसके बाद में जब इसके टुकड़े करते हैं, अब बात यहाँ पे आती है कि जब हम भाषा वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तभी हमें असलियत में ये पता चलता है कि कौन सी विधि हमारे काम की रहेगी। अब ध्यान से देखते जाइए इसको कि जब हमने पहले पढ़ा, कौन सी विधि सबसे पहले पढ़ी थी? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं, है ना, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 को अगर हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 143 के टुकड़े करने पर 143 के टुकड़े करने हैं, और टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा किया जाए तो 143 आ जाए, और जब उनको जोड़ा या घटाया जाए तो ये आ जाए, इसमें 2 प्राप्त हो जाए। अब अगर किसी ने जैसे ये क्वेश्चन कर लिया है ना, पहले से किया हुआ है जब, तो उसको तो पता है कि भाई निकाल सकते हैं आप, लेकिन अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको इस 143 के टुकड़े करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। अब जब थोड़ी परेशानी हो रही है तो भाई पॉसिबल है कि जब इतना टाइम तो बोर्ड में तो होता ही नहीं हमारे पास कि हम सोचने लग जाएं और इसके टुकड़े निकालने लग जाएं। होने को तो हो जाता है, सब काम होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। अब दूसरी विधि पे आ जाते हैं कि भाई गुणनखंड विधि को चलो हम छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरी विधि पे आते हैं। दूसरी विधि है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि तो उससे भी बड़ी है, गुणनखंड विधि से भी बड़ी है, उसको पूरा करेंगे, हल करेंगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए फिर हम लास्ट में आते हैं अपनी जो विधि हम कर रहे हैं अभी, जो हमने जस्ट इनसे पहले की है,
द्विघाती सूत्र पर, यानी धराचार्य सूत्र पर। अगर धराचार्य सूत्र का हमने प्रयोग कर लिया तो बड़े आराम से तो काम हो रहा है ना, सोचना कुछ है ही नहीं। जैसा काम सूत्र में बोला जा रहा है वैसा वैसा आप काम करते जाओ, तुरंत आंसर आएगा, और किसी भी विधि से करें आंसर सेम आता है। तो आंसर के लिए कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पता नहीं हमारा काम पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना। बातें समझ में आ गई, जो जो बातें बताई हैं मैंने। अब इसमें हम ये मान लेते हैं जैसे a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर -143 है। तो ये विधि आ गई, a b c का मान आ गया। अब धराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिख देते हैं श्री धराचार्य सूत्र से। श्री धराचार्य सूत्र से क्या मान आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस, अब b क्या है 2, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 ac। तो a का मान 1 आ रहा है, c का मान -143 आ रहा है, अपॉन में 2a, a का मान 1 आ रहा है। हो गया ना। तो यहाँ तक का काम हमारा फिनिश। सूत्र में सारे मान रख दिए, अब इनकी कैलकुलेशन करिए, बस यही आंसर होता है। तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो गया। 143 का 4 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 14 चौक 56 और 1 57, 572 और 4 और ये बटे में आ जाएगा 2। फिर उसके बाद में -2 प्लस माइनस ये हो गया 576 अपॉन में 2। 576 का वर्गमूल बताइए क्या होता है। 576 का 24 है ना, 24 अपॉन 2। अब आराम से आंसर निकल सकता है ना, रूट वगैरह कुछ है ही नहीं। तो हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया पॉजिटिव लेने पर, जब इसको पॉजिटिव लेते हैं तो x बराबर -2 प्लस 24 बटे 2। तो x बराबर कट गया 22 आ गया, 22 में 2 का भाग लग गया 11 आ गया। तो एक आंसर तो आ गया 11। फिर दूसरा है, दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, जैसे यहाँ पे आ रहा है प्लस लिया, अब यहाँ पे माइनस लेना है। तो माइनस लेंगे तो x बराबर -2 -24 बटे में 2 बराबर -26 बटा 2 आ जाता है। तो x बराबर -13 है। अब देखिए जल्दबाजी में हम पूरा सही कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर कई बार जल्दबाजी में हम ये गलती कर देते हैं कि हम इसका आंसर दे देते हैं x बराबर 11 और x बराबर -13। अब ये भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या लिखा था हमने, धनात्मक, है ना। हमने क्या लिया था, धनात्मक लिया था। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। 13 आ गया, माइनस का आ गया, तो ये हमारे काम का नहीं है। जब ये आंसर ही हमारे काम का नहीं है तो हम इसको यूज़ भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अब यूज़ नहीं करेंगे तो एक तो यूज़ होगा 11। तो पहली संख्या जो हमने x मानी थी वो तो ठीक है, वो 11 आ गई। तो 11 में 2 ही तो जोड़ने हैं, दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख देना है कि अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या तो 11 और दूसरी संख्या बराबर 13। बस इसका ध्यान रखिएगा, -13 मत लिखिएगा। ये जितना आपने काम किया है ना, ये सारा बेकार हो जाएगा। और एग्जामिनर उस चीज़ को नहीं मानता कि आपने जल्दबाजी में लिख दिया है, क्या कर दिया, गलत कर दिया तो कर दिया। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और इस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है। और इसको देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है
और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नंबर कौन सा 4 है, नंबर 4। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 दिया हुआ है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y मान लिया। सही है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या इस तरह से मान ली गई, इसको x मान लिया, एक को y मान लिया। फिर पहली कंडीशन बोली है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो प्रश्नानुसार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45 है। अब देखिए बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या घटाई जाएगी, है ना। तो बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या घटा दी, तो इसका वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो भी बड़ा आएगा, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो छोटा ही आएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई, 45 आंसर आ गया। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद में बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोबारा देखिए, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन दी गई, पुनः प्रश्नानुसार कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या का वर्ग कर दिया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब लाइन को समझिए इसकी। क्वेश्चन ने ये कहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी बड़ी संख्या से वो 4 गुना बड़ा हो जाता है अगर इसको वर्ग कर दिया तो हमें करना है दोनों को बराबर। तो हम दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं, इसका वर्ग इस संख्या का 4 गुना बड़ा हो गया, ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगी। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाती है और ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या वैल्यू मिलती है हमको, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे ये रख देंगे तो माइनस का 4x बराबर 45 को इधर भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। सही है। अब ये स्थिति आ गई। अब इसके टुकड़े करिए, फिर वही काम करना है भाई। टुकड़े अगर नॉर्मली आपको याद आ रहे हैं जब तो करिए, और नहीं आ रहे तो दराचार्य सूत्र लगाइए। अब इसमें तो खैर सिंपल है कि 45 गुणा करने पे आना चाहिए, 4 जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, तो 9 पंजे 45 होता है। 9 पंजे 45 कर देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो सीधा बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। इनमें कॉमन निकाल लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 और 0। तो यहाँ से आया x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 ले लिया तो x माइनस 9 बराबर 0। एक बार आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो इसका आंसर निकाला, x बराबर 9 आया, और इसका आंसर निकाला तो x बराबर माइनस 5 आया। अब देखिए कंडीशन वही है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात हो रही है, तो अब दोनों में खैर संख्याएं तो यही रहेंगी, लेकिन हम तो धनात्मक की बात कर रहे हैं। हालांकि खैर ये ऋणात्मक में भी काम करेगा ये वाला, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। तो पहली संख्या अगर 9 हो जाती है तो दूसरी संख्या इसमें ऋणात्मक वाली में ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी, इधर वाली ना, ये कंप्लीट हो जाता है। तो पहली वाली तो हम ये ले लेते हैं। अब हमें दूसरी संख्या चाहिए। देखिए x का मान तो हमने निकाल लिया, अब दूसरी संख्या y का मान निकालना है, तो इसको आप यहाँ रख लीजिए, इससे काम हो जाएगा। तो यहाँ ले लिया, अतः बड़ी संख्या बराबर 9 है। तो छोटी संख्या समीकरण 2 में मान रखिए इसका। समीकरण 2 में x बराबर 9 रखने पर, x बराबर 9 रख दिया तो वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 बराबर 36। तो वाई स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है। तो पहली संख्या 9
और छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो तो 9 आ गई, और जो छोटी संख्या है वो क्या आएगी, छोटी संख्या बराबर 6। ये आंसर इसका हो जाता है। कंप्लीट। आप लिखिए इसको।